हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रही हूँ तो थोड़ा सा अपना क्लास 11th में जाके प्लांट किंगडम में जाके ये मेरे को ये बताओ, थोड़ा याद करो कि जो हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सी कैटेगरी की बात की थी प्लांट किंगडम में। एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, तो अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करती हूँ तो जो मेरी मेन प्लांट बॉडी है या जो डोमिनेंट फेज है वो क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा मुझे? स्पोरोफिटिक। ठीक है भाई, स्पोरोफिटिक। अब स्पोरोफिटिक मतलब स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो मियोसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? स्पोर स्पोर प्रोड्यूसिंग। और फाइट मीन्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो मेरे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे चल रही हूँ तो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमारी प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का, कि कैसे वो स्पोरोफाइट हो गए, कैसे वो स्पोर्स प्रोड्यूस करके स्पोर्स से फिर वो कैसे गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। ठीक है भाई, अगर स्पोरोफाइट है तो जो मेरी प्लॉइडी है वो कैसी होगी? स्पोरोफाइट है तो प्लॉइडी कैसी होगी? 2n होगी। ठीक है भाई, 2n होगी। अब हम बात करते हैं, अगर 2n है तो मुझे गैमीट तक पहुंचने तक या मेरे को जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं उनकी प्लॉइडी कैसी रखनी है? हैप्लॉइड रखनी है, एन रखनी है। तो अब यहाँ पे सेल साइकिल वाला कंसेप्ट लेके आओ कि एक होती है मेरी इक्वेशनल डिवीजन, एक होती है मेरी रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में तुम क्या बोलते हो? रिडक्शनल डिवीजन में बोलते हो रिड्यूस होती है मेरी प्लॉइडी। मतलब अगर मेरा यहाँ पे 2n है तो वो n हो जाएगा। ये तो मुझे करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है? मुझे यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन करनी है। ठीक है, तो क्या करनी है? मियोसिस करनी है। ठीक है, मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है भाई, रिडक्शनल डिवीजन हो गई मेरी। अगर अगर रिडक्शनल डिवीजन होगी तो अब मेरा क्या बन गया? अब मेरा यहाँ पे बन गया स्पोर्स। और रिडक्शनल डिवीजन हुई है तो अब मेरे इन स्पोर्स की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? अब मेरे इन स्पोर्स की प्लॉइडी हो जाएगी n। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगी। अब मुझे क्या करना है? अब n हो गई है, अब मेरे को प्लॉइडी रिड्यूस नहीं करनी है। अब मुझे क्या करना है? अब इससे मुझे गैमीट्स तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब होगी माइटोसिस। और माइटोसिस होगी। माइटोसिस क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन। मतलब अगर मेरी प्लॉइडी n है तो जो अगली चीज आने वाली है वो भी क्या होगी? n ही प्लॉइडी रखेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट वो प्लांट का पार्ट जो अब मेरा क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमीट प्रोड्यूस करेगा। इसकी भी प्लॉइडी क्या है? n है। अब फिर से मैं इसमें क्या करूंगी? माइटोसिस करूंगी। अब फिर से इसमें माइटोसिस होगी। जब इसमें माइटोसिस होगी तो मेरा क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। अब गैमीट्स में भी जो प्लॉइडी है वो भी n ही है। ठीक है भाई, मैंने कहाँ से शुरू किया था? मेन प्लांट बॉडी जो मेरी क्या थी? स्पोरोफाइट थी। उसके बाद उसमें मियोसिस की, स्पोर प्रोड्यूस किए। अब वो स्पोर मेरे क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे और गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। अब वो गैमीटोफाइट मेरा क्या प्रोड्यूस करेगा? फिर से माइटोसिस करेगा और गैमीट प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास मेल प्लांट होगा तो मेल गैमीट्स आ गए, फीमेल प्लांट होगा तो फीमेल गैमीट्स आ गए। अब मेरे को क्या करना है? इनमें फर्टिलाइजेशन करनी है ना। अब अल्टीमेटली मेरे को ये लाइफ साइकिल ही तो चलानी है, यही तो लाइफ साइकिल चलती है ना। अभी क्या होगा? अब मैं इस लाइफ साइकिल को चलाने के लिए क्या करूंगी? फर्टिलाइजेशन दोनों गैमेट्स में। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा मेरा? फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा जाइगोट। और ये जाइगोट फिर अल्टीमेटली एक प्लांट बनाएगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फिर जो मेरा मेन प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा दोबारा? स्पोरोफाइट। यही मेरी एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, अभी हमें क्या क्या पढ़ना होगा?
मेरी मेन प्लांट होगी, मेन प्लांट बॉडी होगी, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, वो स्पोर जाके मेरे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, वो गैमेटोफाइट मेरा गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फिर मेरा अल्टीमेटली जाइगोट बन के फिर प्लांट बन जाएगा। यही पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जैसे इस चैप्टर को हम एक मूवी की तरह लेके चलते हैं। देखा कैसे, कि अगर कोई भी बॉलीवुड मूवी तुम देखने जाओगे तो वहाँ पे तुम क्या देखते हो, एक मतलब टिपिकल स्टोरी जो होती है, स्टोरी लाइन जो होती है सारी मूवीज़ की, वो क्या होती है, एक मेल है जो कहीं पे अपनी लाइफ साइकिल मतलब लाइफ जी रहा है, पढ़ रहा है, स्कूल में गया, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कॉलेज के टाइम तक वो कैसे बड़ा हुआ। फिर सेम कहीं और किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में, किसी और जगह एक फीमेल होती है, ठीक है, वो अपनी डेवलपमेंट कर रही है, वो अपनी लाइफ जी रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, कॉलेज के टाइम तक। अब क्या हुआ, ये मेरा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। सेम जैसे कि मेल कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये सब। और सेम फीमेल के लिए, ठीक है, ये मेरे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाते हैं पॉलिनेशन में। तो अब क्या होगा, जिस मान लो कि वो लड़की है, वो उसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, अब वहीं पे कोई इंसिडेंट ही हो गया कि वो लड़का भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने आ गया। तो अब क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गई, ठीक है भाई, अब मिल गए, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, बच्चे होंगे, यही होती है टिपिकल हमारी जो मूवी है उसकी कहानी, है ना। तो अब क्या हुआ, बच्चे हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चे होने के लिए डबल मतलब फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बच्चे हुए, उसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, तो वो हमारे चैप्टर के एंड में है। तो यही पूरा चैप्टर ऐसे ही हमें लेके चलना है। तो चलो, अब सबसे पहले जब मेरा चैप्टर शुरू होता है तो मुझे सबसे पहले ये बता रहा है कि फ्लावर क्या होता है। तो सबसे पहले एक फ्लावर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फ्लावर देखते हैं। अब जब मैं फ्लावर की बात करती हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात चल रही है ना, तो फ्लावर्स देखेंगे। तो फ्लावर में क्या क्या होता है, अगर मैं एक फ्लावर बनाऊं, ये मेरा एक टिपिकल फ्लावर की डायग्राम हो गई, ठीक है। अब मेरी एनसीईआरटी मुझे क्या बोल रही है कि मेरे एक फ्लावर को बनने के लिए मेरे प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे, और वही हार्मोनल चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, लीड्स टू मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। अब मेरे प्लांट में दो फेजेस होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव फेज, एक होता है मेरा जनरेटिव फेज। अगर मैं, एक होता है मेरा रिप्रोडक्टिव फेज और एक होता है मेरा वेजिटेटिव फेज। जब वेजिटेटिव फेज चल रहा होता है प्लांट का, तो उसी टाइम पे जो नोड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, लीव्स प्रोड्यूस करती है। वहीं पे जब वो मेरा प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचता है, रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचता है, तो वहां पे मेरा क्या होता है, प्लांट में वही नोड क्या करती है, कंडेंस कर लेती है अपने आप को, और कंडेंस होने के बाद क्या होता है, वहीं पे मेरी शूट जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और एक फ्लावर बना देती है, और यही है मेरे फ्लावर के बनने की कहानी, ठीक है। अब ये मेरा फ्लावर डेवलप हो चुका है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है प्लांट, उसने फ्लावर प्रोड्यूस कर दिया। अब मेरे फ्लावर में भी दो तरह के रोल होंगे, एक असेंशियल, एक नॉन असेंशियल। अगर किसी भी चीज को मैं असेंशियल या जरूरी बोल रही हूँ, तो मैं किस बेसिस पे उसको जरूरी बोलूंगी, उस बेसिस पे कि वो मेरी फर्टिलाइजेशन में मतलब मेरी रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, है ना। और जो जिसको मैं नॉन असेंशियल वो बोल रही हूँ, वो मेरे को, मैं उस किस बेसिस पे बोल रही हूँ उसको नॉन असेंशियल, उस बेसिस पे कि वो मेरे रिप्रोडक्शन में या मेरे फर्टिलाइजेशन में काम नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम डायग्राम में कि असेंशियल और नॉन असेंशियल रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे इनकी लेबलिंग। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो ये है मेरा एंथर,
और ये है मेरा फिलामेंट। ये है स्टेमेन का पार्ट। ठीक है, पूरा ओवरऑल क्या बोला जा रहा है, स्टेमेन। और स्टेमेन क्या है, स्टेमेन ही मेरा एंड्रोशियम है। और एंड्रोशियम होता भी क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स। ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स इज कॉल्ड एंड्रोशियम। यही मेरा पहला एसेंशियल रोल है। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल। ठीक है, ये मेरा पहला एसेंशियल रोल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगी इसकी। तो ये है मेरा स्टिग्मा, ये है मेरा स्टाइल, और ये है मेरा ओवरी। और यहीं पे मेरा क्या आता है, दूसरा एसेंशियल वॉल, वो क्या है, कार्पेल या पिस्टल भी बोलते हैं। और ये क्या है, गाइनोशियम। और गाइनोशियम ही मेरा क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कार्पेल। ठीक है, ये है मेरा दूसरा एसेंशियल रोल। ठीक है, दूसरा एसेंशियल रोल। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हम किस पे आएंगे, अब हम आते हैं, इसको लेबल करते हैं, जो रेड कलर का पार्ट है। ये रेड कलर का पार्ट है मेरी पेटल्स, और पेटल्स। और ये जो मेरा ग्रीन कलर का पार्ट है, ये है मेरी सेपल्स। और ये है मेरा थैलेमस। थैलेमस, ठीक है, जिसको रिसेप्टिकल भी बोला जाता है। अब ये जो मेरी पेटल है, ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोला जाते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल को बोला जाता है कोरोला। तो यहाँ पे मेरा आ गया कोरोला। और ग्रुप ऑफ सेपल को बोला जाता है, ऑफ सेपल को बोला, ग्रुप ऑफ ठीक है, इसके ग्रुप को बोला जाएगा कार्पेल। और इसके ग्रुप को क्या बोला जाएगा, सेपल के ग्रुप को बोला जाएगा कैलिक्स। और यही दोनों मेरे एग्जाम्पल है नॉन एसेंशियल रोल के। तो हमने क्या पढ़ा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल रोल में, हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल रोल में देखा। एसेंशियल में मेरा आता है एंड्रोशियम, मेरा मेल पार्ट, और फिर आता है गाइनोशियम, जो कि मेरा फीमेल पार्ट। ठीक है, नॉन एसेंशियल में कौन से दो रोल्स आएंगे, कोरोला और कैलेक्स। ठीक है, कोरोला, कैलेक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है वो तुम्हें पता है। यही थे मेरे दो टाइप ऑफ रोल्स। ठीक है भाई, ठीक है, ये मेरे फ्लावर के बारे में हमें पूरा आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने फ्लावर को तो देख लिया, अब हम आते हैं सबसे पहले अपनी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शुरू करने वाले हैं, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एंड्रोशियम। ठीक है, अब एंड्रोशियम को देखने चलते हैं भाई। एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को हमने क्या बोला था, एंड्रोशियम को हमने क्या बोला था, ये अभी हमने क्या शुरू किया अपना पढ़ना, प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स इन स्ट्रक्चर।
ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाला है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ने, जब हमने एंड्रोशियम की बात की थी तो हमने बोला था कि ये होता है ग्रुप ऑफ स्टेमिन। अब जो ये स्टेमिन भाई साहब हैं, इन्हीं के अराउंड हमारा पूरा पार्ट चलेगा, जो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, स्टेमिन। अब ये जो स्टेमिन भाई साहब हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और इसी में ये है मेरा एंथर, और इसी में ये वाला मेरा जो पार्ट है ये है मेरा फिलामेंट। ये है मेरा एंथर, ये है मेरा फिलामेंट। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ओके। अब क्या है, अब एंथर की बात करती हूँ तो यही है मेरा मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये ही क्या होता है, फर्टाइल। ठीक है, एंड्रोशियम मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेरा और ये फर्टाइल होता है। वहीं मैं फिलामेंट पे आऊँ तो ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेराइल होता है। ये मेरा स्टेराइल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक। ठीक है, अब यही जो मेरे फिलामेंट भाई साहब है ना, इन्हीं को क्या होता है, ये मेरी किस एंथर को किससे अटैच कर रहे हैं, मेरे प्लांट बॉडी से अटैच कर रहे हैं। तो अब इसको अटैच करने के लिए इसके पास दो एंड है ना। अगर मैं देखूं तो इसके पास ये दो एंड है, एक तो ये वाला एंड, एक तो ये वाला एंड जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कौन सा वाला एंड, एक तो ये वाला एंड और एक ये वाला एंड। तो ये वाला एंड कहाँ है, ये वाला एंड मेरा एंथर से अटैच कर रहा है, इसका यही वाला एंड मेरा किसको अटैच कर रहा है, मेरी प्लांट बॉडी को अटैच कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके दो एंड हो गए। अब जब मैं इसको पढ़ने लगूंगी तो इसके पास दो एंड है, एक है इसका प्रॉक्सिमल एंड, और एक है इसका डिस्टल एंड। एक है इसका डिस्टल एंड। जब मैं प्रॉक्सिमल एंड को देखती हूँ, प्रॉक्सिमल मीन्स पी से याद कर लो पास, और डिस्टल मीन्स दूर। अब अगर मैं अपनी बॉडी से रिलेट करूँ, अगर मैं अपने आर्म को देखूँ तो मेरे आर्म का ये वाला हिस्सा जो मेरी बॉडी के शोल्डर से मेन प्लांट बॉडी के पास है, ये प्रॉक्सिमल रीजन हो जाएगा। वहीं अगर मैं अपनी फिंगर्स को कंसीडर करूँ, आर्म के इस एंड को कंसीडर करूँ, तो ये मेरा मेन बॉडी से दूर है, तो ये मेरा डिस्टल हो जाएगा। तो सेम प्लांट बॉडी के जो पास है वो मेरा डिस्टल एंड हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो थैलेमस या पेटल से इसको जोड़ रहा है, प्लांट से जोड़ रहा है, वो कौन सा एंड है, वो डिस्टल एंड है, दूर है, अटैच्ड टू किससे, प्लांट बॉडी थैलेमस। और वहीं पे पास वाला रीजन, ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे डिस्टल वाला एंड कहाँ पे जोड़ेगा, एंथर से। ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी के जो पास वाला एंड है वो प्रॉक्सिमल एंड, वो किससे जोड़ेगा, अटैचमेंट किससे करवाएगा, अटैच्ड टू थैलेमस। ठीक है, ये हो गए मेरे दो एंड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम इसमें, अब हम पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है, अगर मैंने फिलामेंट के बारे में तो देख लिया, अब मैं आती हूँ एंथर के बारे में, पूरी एंथर की स्टोरी के बारे में। तो एंथर को जब मैं देखने जाती हूँ तो मैं उसकी डायग्राम में देखती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी कि दो तीन पॉइंट्स ऐसे जो कि मेरे यंग एंथर में अलग होंगे और मेरे मेच्योर होने के बाद कुछ चेंजेस आने के बाद अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो अगर मैं अपने एंथर की बात करती हूँ और एंथर को मेरे को देखना है, तो एंथर में मैं क्या करूँगी, जो मेरा एंथर है एक बाइलोट स्ट्रक्चर है, उसको मैं अगर ऐसे काट दूं, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर दूं, ट्रांसवर्स मींस तिरछा, टेढ़ा कटा हुआ सेक्शन। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो कि लंबा काटा जाता है, एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन की बात कर रहा है। जब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे एंथर का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला, तो जब मैंने उसको तिरछा काटा तो मुझे कैसा वाला स्ट्रक्चर नजर आया,
तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया। यहाँ पे मेरा कनेक्टिव है, जहाँ पे मेरा वो जो मैं बोल रही थी डिस्टल एंड ऑफ मेरा क्या फिलामेंट अटैच्ड होता है यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने इसको तिरछा काटा, इसलिए इसको कनेक्टिव बोला जाता है। और ये मेरे कौन से रीजन है, ये मेरे थीका है। ठीक है, अब अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा देखने जाऊं, सिर्फ एक हिस्से में इसके स्ट्रक्चर, वॉल स्ट्रक्चर को देखूं, तो मेरे को क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर के वॉल स्ट्रक्चर में देखूं तो सबसे बाहर मेरे को जो लेयर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, एपिडर्मिस। उसके अंदर मुझे क्या मिलेगी, उसके अंदर मेरे को एक लेयर मिलेगी जिसको बोला जाता है इंडोथीशियम। ठीक है, तो ये वाली जो लेयर है मेरी, ये है मेरी इंडोथीशियम। ठीक है, सबसे बाहर कौन सी होगी, एपिडर्मिस, अंदर कौन सी होगी, इंडोथीशियम। अब इंडोथीशियम के भी अंदर क्या होगा, इंडोथीशियम के भी अंदर मेरे को 1 to 3 लेयर, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर हो सकता है, 1 से 3 लेयर हो सकती है इसकी, किसकी, मिडल लेयर हो सकती है। तो ये मेरा तीसरा वॉल स्ट्रक्चर तीसरा आया। अब उसके भी अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, उसके भी अंदर मुझे देखने को मिलता है टेपेटम। ठीक है, अब हमने टेपेटम भी देखते हैं। अब टेपेटम के अंदर जो रीजन है जो मेरा आगे जाके पोलन ग्रेन बनाने वाला है, वो है मेरा क्या, वो है मेरा स्पोरोजिनस टिश्यूज। तो अब अंदर यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यूज, जिसके टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। बहुत सारे। अब ये है मेरी वॉल लेयर। अब इसकी लेबलिंग पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाली जो बाहर वाली मेरी लेयर है उसका क्या नाम है, एपिडर्मिस। उसके बाद जो मेरी वॉल लेयर है वो है इंडोथीशियम। उसके अंदर जो 2 to 3 लेयर्स है वो मेरी क्या है, मिडल लेयर। और उसके भी अंदर जो मेरी मेन लेयर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वो कौन सी है, टेपेटम। और टेपेटम, अब यही लेयर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं इनके जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर है, ये होती है, कितनी लेयर होती है, ये सिंगल लेयर्ड होती है, 1 लेयर होती है। ठीक है, और किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में। वैसे तो अगर मेरी एपिडर्मिस को भी ले लूँ मैं, इंडोथीशियम को भी ले लूँ, मिडल लेयर को भी ले लूँ, तीनों को मिला के जो रोल है वो प्रोटेक्शन का ही है। जो मेरा टेपेटम है उसका नाम नरिशमेंट, उसका काम नरिशमेंट का है। अब मैं इंडोथीशियम में आती हूँ। जो मेरा इंडोथीशियम है उसके पास ना अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबरस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही बैंड्स उसका कैसा नेचर करते हैं, हेग्रोस्कोपिक। हेग्रोस्कोपिक मतलब ये इन्वायरमेंट से मॉइस्चर क्या करके होल्ड करके, मॉइस्चर रिटेन करके, एब्जॉर्ब करके और अपने सेल में भर लेते हैं। अब यही रीजन है, जब ये बहुत सारा एटमॉस्फेयर अपने अंदर करते जाएंगे, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे पानी, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बर्स्ट आउट हो जाएंगे। और इनके बर्स्टिंग की वजह से जब यहाँ पे अंदर पूरा डेवलपमेंट हो चुकी है, स्पोरोजिनस टिश्यूज मेरे पोलन ग्रेन बना चुके हैं, तो उस टाइम तक ये मॉइस्चर लिए जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा ये बर्स्ट आउट हो जाएगा। जैसे ये बर्स्ट आउट होता है, इसी वजह से क्या होता है, मेरी जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स की वजह से। अब आते हैं मिडल लेयर में। जो मेरी मिडल लेयर है ये 1 से 3 लेयर्ड हो सकती है, और एफीमेरल है। एफीमेरल का मतलब क्या होता है, एफीमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड,
तो ये थोड़े टाइम के लिए मतलब मर जाती है आगे जाके। अब आते हैं टेपेटम में। तो टेपेटम का जो मेन फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना मेरे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। और भी फंक्शंस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। नरिशमेंट तो मेरा मेजर रोल है ही, उसके बाद जो मेजर मेरे रोल्स हैं वो क्या क्या हो गए। अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, जब से पहले पता होना चाहिए कि ये बहुत सारे इंजाइम प्रोड्यूस करता है। इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पेक्टिनेज हो गया, जैसे कि कैलेज हो गया। इस कैलेज का रोल आगे पढ़ने वाले हैं इसीलिए बताया है, कैलेज हो गया। ऐसे बहुत सारे इंजाइम्स रिलीज करता है। दूसरा हो गया मेरा पोलन किट। अब ये जो मेरा पोलन किट है ये क्या होती है, एक येलोइश सी स्टिकी क्या होती है, लेयरिंग होती है मेरे एग्जाइन के बाहर, मेरे पोलन ग्रेन जो है। अब मान लो मेरे को बायोटिक पॉलिनेशन करवानी है, तो बायोटिक, आगे हम पॉलिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि अगर मेरे को बायोटिक पॉलिनेशन करवानी है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी लेयर होनी चाहिए जो कि चिपके, है ना, सरफेस को, किसी एनिमल के बॉडी सरफेस को। अब कोई बफेलो गई है कहीं घास चरने और वहां पे कोई ऐसा पोलन है जिसको होना है ट्रांसफर, अपने आप को करना है, कहीं ना कहीं फीमेल प्लांट के पास जाना है, तो ग्रेजिंग के टाइम में उस बफेलो से चिपकने के लिए जो स्टिकी मटेरियल होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है जो काम आता है, वो होता है मेरा पोलन किट। ये क्या आता है, येलोइश स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस होता है मेरा किसके ऊपर, ऑन एग्जाइन, और एग्जाइन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मेरा स्पोरोपोलिन है, आगे पढ़ोगे तुम, पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन लेयर है वो किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की पड़ी है बनी है। और वो किसने बनाया है, उसको बनाने वाला कौन है, टेपेटम है, ठीक है, उसको बनाने वाला टेपेटम। तो यहाँ पे हमने ये चीज देख ली, ये तीन फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। तीनों फंक्शंस को हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले अपने चैप्टर में, इसीलिए बेशक वो यहाँ मेंशन ना हो, बट हमें ये तीन फंक्शंस पता होने चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये मेरा क्या बताया था मैंने तुम्हें, ये मैंने तुम्हें बताया था कि कनेक्टिव है। अब देखो, चार थीका बताए थे, ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो कैसा है, लोब्स हैं, दो लोब्स। तो अगर मैं अपना टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करूं तो वो कैसा होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो होता है बाइलोब्ड और डायथीकस, बाइलोब्ड एंड डायथीकस, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। किसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है, जिसको हमने काटा है। और ये मेरी एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर लेयर देखो। अब ये सेम लेयर यहाँ पे भी मिलेगी, ये सेम लेयर यहाँ पे मिलेगी, पूरी तरफ यही लेयर मिलेंगी, ठीक है। अब देखो, अब इसी में ये कहानी आती है। दो चीजें याद रखना कि जब मेरा एक छोटा बच्चा वाला एंथर था, एक बड़ा बेटा जो बड़ा हो चुका है वो एंथर है। जब छोटा था तो उसके पास क्या क्या थे, उसके पास यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, ठीक है, चारों लेयर जो है वो इंटैक्ट थी, ठीक है। और क्या, कौन सी वाली स्टेज है, टेट्रास्पोरेंजिएट वाली स्टेज है। चार, टेट्रा मीन्स चार, स्पोरेंजिएट में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, चार, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो मुझे देखने को मिल रही हैं किसमें, छोटे बच्चे वाले एंथर में। वहीं जब वो डेवलप होके बड़ा हो जा रहा है तो वहां पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, वहां तुम्हें देखने को मिलेगी क्या क्या, तीन कंडीशंस। वही जो मेरी ये चारों लेयर इंटैक्ट थी वो खत्म हो जाएंगी, दो ही लेयर बचेंगी, मिडिल लेयर और टेपेटम यूज्ड अप हो जाएगी इसकी ग्रोथ के लिए, जब यहाँ पे पोलन ग्रेन बन रहे होंगे। अभी तो बच्चा था तो स्पोरोजेनस टिश्यूज था, अब यही स्पोरोजेनस टिश्यूज के हर सेल क्या बनेगा, मेरा माइक्रोस्पोर बनने जा रहा है। और माइक्रोस्पोर मेरा पोलन ग्रेन, आगे हम पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोर मेरा पोलन ग्रेन बनाने वाला है। वो वाली डेवलपमेंट में जो इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है, उस वाले डेवलपमेंट में मेरा क्या होता है, टेपेटम मिडिल लेयर कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ दो ही लेयर इंटैक्ट रहेंगे, एक एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या,
पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जो मेरे स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं वो पोलन ग्रेन बना चुके होंगे यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा क्या था, ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन थी। यहाँ पे अब जब दो लेयर खुल गई हैं तो वो दो लेयर के बीच में, मतलब ये जो दोनों क्या कौन से थे, माइक्रोस्पोरेंजियम थे, ये दोनों क्या हो गए, पोलन सैक बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक की पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अब ये एक साइड यहाँ पे पोलन सैक और एक साइड यहाँ पे पोलन सैक बन जाता है। उस पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, मेरे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में। अब हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया। तो अब मेरे पोलन ग्रेन पढ़ने से पहले मैं देखूंगी पोलन ग्रेन बना कैसे, है ना। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं माइक्रो वर्ड और मेगा वर्ड किसके लिए यूज होता है। माइक्रो वर्ड यूज होता है मेरे मेल के बारे में जब मैं बात करूंगी, और मेगा वर्ड में यूज करूंगी जब मैं तुम्हें फीमेल पढ़ा रही होंगी। तो माइक्रो स्पोरो जेनेसिस मीन्स ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस जिससे मेरा पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो कि मेरे कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि मेरे स्पोरोजिनस टिश्यूज में प्रेजेंट है। मतलब मान लो ये मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसके अंदर ये बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। उस बहुत सारे सेल्स के हर सेल क्या करेगा, मेरा डिवीजन करके क्या बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो मेरी मान लो ये मेरा क्या है, एक सेल मैंने कंसीडर किया, इससे इस वाले सेल को मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस वाले सेल को, तो एक सेल को अगर मैंने कंसीडर किया और इसको मैंने माना क्या, मेरा माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये डिवीजन करेगा। तो ये डिवीजन करने के लिए क्या करेगा, ये मियोसिस 1 एंड 2 दिखाएगा। अब मियोसिस 1 में 2 बन जाएंगे, मियोसिस 2 में 4 बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली मियोसिस 1 और 2 होने के बाद यहाँ पे मेरे को क्या दिखेंगे, एक सेल से 4 सेल्स बनते हुए दिखेंगे। और ये चारों सेल अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। और जिस चीज से ये जुड़े हुए हैं उस लेयर को क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोला जाता है कैलोज। ठीक है, तो ये कैलोज लेयर से आपस में जुड़े हुए हैं। अब यही कैलोज लेयर को डिग्रेड करना है तो कौन करेगा, कैलेज। और वो कैलेज कौन प्रोड्यूस कर रहा था, किसके फंक्शन में देखा था, टेपेटम। तो कैलेज प्रोड्यूस करके इनको क्या करा जाएगा, इसको डिग्रेड कर दिया जा रहा है। ठीक है, और डिग्रेड करने के बाद मेरे पास 4 इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स बन गए। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स। और यही प्रोसेस बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन ग्रेन बनना नहीं है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर्स बनना है। अब ये माइक्रोस्पोर्स डेवलपमेंट करके पोलन ग्रेन बनाएंगे। आगे कैसे करेंगे, अब इसका भी अगर मैं एक सेल को कंसीडर करूं तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब मैंने एक सेल वहां से उठा लिया। अब ये एक सेल क्या करेगा, अब मुझे रिडक्शनल डिवीजन नहीं करनी है, यहाँ पे क्या होगी, मेरी माइटोसिस होती है। तो पहले तो क्या होगा, इस सेल में ना वैक्यूल बनना शुरू होगा, इतना बड़ा वैक्यूल बनेगा, और जो मेरा न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैक्यूल बनने के बाद अब क्या होगा, वैक्यूल बनने के बाद मेरा माइटोसिस शुरू होगी। उस माइटोसिस को होने के लिए जो न्यूक्लियस है यहाँ पे क्या चलेगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स बन जाएंगे, क्योंकि एसिमेट्रिक माइटोसिस होनी है। तो ये क्या है, ये एसिमेट्रिक स्पिंडल्स हैं। और ये एसिमेट्रिक स्पिंडल्स क्या कर रहे हैं, इसी की वजह से मेरा क्या बनने वाला है, एसिमेट्रिक डिवीजन होने वाली है। मतलब एक सेल ऐसा बनेगा जो कि बड़ा होगा यहीं के रीजन में, और एक सेल ऐसा बनेगा जो छोटा होगा। और यही बनाते हैं, मुझे क्या क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो मेरा बनेगा और ये जो मेरा बना है, ये कौन कौन है, ये है मेरे वेजिटेटिव सेल भाई साहब,
और ये है मेरे जनरेटिव सेल भाई साहब। अब ये अपने आप को बोलता है दादा, ये बोलता है जनरेटिव सेल कि मैं जनरेट करूंगा, तू चुपचाप बैठा रहे। तू ये बोलेगा कि तू मुझे क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, सब कुछ देगा, लेकिन डेवलप तो आगे मैं ही करूंगा। तो ये क्या होता है, बेशक ये क्या होता है, स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, और क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके पास। और किसमें फ्लोट करेगा, फ्लोट किसमें, वेजिटेटिव सेल में। वहीं पे ये क्या होता है, ये लार्ज होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, फूड रिजर्व की तरह काम करता है। किसको फूड देता है, इस डेवलपिंग जनरेटिव सेल को, क्योंकि ये क्या बनाने वाला है आगे जाके, क्या बनाने वाला है आगे जाके, दो मेल गैमीट्स बनाने हैं इसको। इसको आगे जाके, इस सेल को आगे जाके क्या बनाने हैं, दो मेल गैमीट्स। अब वो बनाने के लिए इसको खाना पानी दाना सब तो लगेगा ही, तो ये आगे जाके बनाएगा मेरा दो मेल गैमीट्स। अब यहीं पे वो वाला कंसेप्ट आता है कि जो मेरे एंजियोस्पर्म्स होते हैं 60%, वो क्या करते हैं, टू सेल स्टेज में गिरते हैं। टू सेल स्टेज वही है मेरी ये, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। ठीक है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। यहाँ पे दो मेल गैमीट ना बना के ये सिर्फ एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल की स्टेज में गिर जाता है। ठीक है, और जो बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, थ्री सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव दो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट। अब तुम बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो 60% तो दो सेल स्टेज में गिरते हैं, तो मेल गैमीट कहाँ बना, तो रिप्रोडक्शन कैसे होने वाली है। तो ये होता है कि जब तुम्हारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो वहां पे पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होने के बाद जो जनरेटिव सेल है ना, वो अपने आप को दो मेल गैमीट्स में बनाता है। ठीक है, तो बनेंगे यहाँ पे भी दो मेल गैमीट्स, लेकिन शेड होते टाइम दो ही सेल होंगे, दो ही सेल स्टेज होगी। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और वहीं 40% में वो मेल गैमीट बन चुके हैं लैंड होने से पहले या पॉलिनेशन होने से पहले ही। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम आगे जाएंगे, क्या बन चुका है, मेरा पोलन ग्रेन बन चुका है ना। अब उस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा पोलन ग्रेन बन चुका है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो जब मैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखने जाऊंगी तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी, जो कि राउंड बनेगा कि नहीं देखेंगे। बन गया। एक बार और ट्राई करते हैं, सर्कल बनाना है। ठीक है, इज इट अ सर्कल, या क्लोज टू सर्कल, एक वन लास्ट टाइम। ठीक है, ये मेरा, अरे यार तो उससे भी खराब बना है, ये मेरा पोलन ग्रेन है। ठीक है, इसके बाहर एक लेयर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है बनाते टाइम। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि ये गैप है क्या। फिर उसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर की कहानी तो तुम्हें पता है, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल, अगर दो सेल स्टेज में गिरा है तो वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल। ठीक है, अगर टू सेल स्टेज ही मान के चल रहे हैं हम कि टू सेल स्टेज में ही शेड हुआ है, क्योंकि हम मेजॉरिटी क्या है, 60% क्या एंजियोस्पर्म्स जो किस में शेड कर रहे हैं, टू सेल स्टेज में, तो उसी को। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर की बात करनी है तो हम स्ट्रक्चर की बात पे ही आते हैं। बाहर कौन सी लेयर है, इसको बोलते हैं एक्साइन, और अंदर कौन सी लेयर है, इसको बोलते हैं इन टाइन। इन मीन्स अंदर, ई से एग्जिट लगा लो बाहर। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ एक्साइन के बारे में, यहाँ मैं पढ़ती हूँ इंटाइन के बारे में, ठीक है। तो एक्साइन से अगर मैं शुरू करूँ तो इंजाइन क्या होता है, इंजाइन मेरी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट सेल लेयर, सेल वॉल लेयर, ठीक है। सेल वॉल लेयर किसकी बनी है, स्पोरो पोलिनियम, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस होने का रीजन क्या है, डिसकंटिन्यूअस होने का रीजन है ये वाला, ये क्या है, जर्म पोर। क्यों जर्म पोर, क्यों इसको डिसकंटिन्यूअस बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल बोल रही हूँ, कोई एंजाइम, कोई एसिडिक मीडियम, कोई अल्कलाइन मीडियम, कुछ भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, तो मुझे कोई तो ऐसा चाहिए कि मेरे जनरेटिव सेल जब 2 मेल गैमेट्स बनाए तो वो बाहर तो निकले, है ना। अगर मैं इसको मोस्ट रेजिस्टेंट बता रही हूँ कि बाहर की इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस भी इसको खराब नहीं कर पा रही हैं, तो अंदर वाले को तो बाहर निकलना है, इसमें तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इसको तोड़ के बाहर निकल जाए। तो क्या होगा, एक यहाँ पे जर्म पोर होता है जहां से मेरी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और वो पोलन ट्यूब कौन जर्मिनेट करता है, मेरी इंटाइन लेयर। तो अब हम इंटाइन लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सेल्यूलोज की बनी है एंड पेक्टिन की, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा क्या है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। ये है मेरे मेन फीचर्स इसके, और एक कॉन्टिन्यूअस है। चलो अब आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। टाटा बाय बाय।